हेलो बच्चों। तो अब तक हम जो कर रहे थे इस यूनिट के अंदर हमने क्या देखा है कि अब तक हम ये सब जो है एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसको हमने अब तक किया है। सबसे पहले हमने साइंस की डेफिनेशन की। साइंस की डेफिनेशन के बाद हमने फिर फिजिक्स की डेफिनेशन की है। और उसके बाद ये हमने जो एक कोई साइंटिफिक मेथड होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसको हमने अब तक किया है। उसके बाद ये ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं जो कि मतलब कहाँ कहाँ फिजिक्स अप्लाई होती है वो हमने किया। और ये स्कोप ऑफ फिजिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट हैं, रिलेटिविटी और ये। और स्पेंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स किया कि फिजिक्स कहाँ कहाँ लागू होती है और फिजिक्स को पढ़ने में क्या एक्साइटमेंट है। इसके अलावा फिजिक्स का अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस से क्या रिलेशन है और सोसाइटी से और टेक्नोलॉजी से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये बड़ी कॉमन बातें हैं। ये आप जनरली अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये बातें पता चल जाएंगी। अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप या किसी कोई भी बुक हो आपके अंदर, तो इसमें आप कुछ चीज़ें और पढ़ लेना। जैसे कि कुछ चीज़ें अभी मैंने इसके अंदर अभी डिस्कस नहीं करी हैं, तो उसके अंदर जो आपको डिस्कस करना है, देखो स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स तो मैंने आपको बता दिया है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बता दिया है, व्हाट इज साइंस व्हाट इज फिजिक्स ये भी बता दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ना रटने वाली है। जैसे कि कुछ आप साइंटिस्ट के नाम याद कर लेना और उसमें आप 4 to 5 इंडियन साइंटिस्ट के नाम भी याद कर लेना कि जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस को प्रमोट करने के अंदर। तो उसके अंदर आप क्या क्या नाम जो है मेनली कर सकते हो। तो जो आप जेसी बोस का नाम, इसमें जेसी बोस का नाम बड़ा प्रोमिनेंट है। तो उसने अल्ट्रा शॉर्ट रेडिएशन के बारे में, अल्ट्रा शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को उसने बनाया था। इसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट जो है आप देखेंगे कि अपने इंडियन साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर है। तो उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में बताया उन्होंने। और इसके अलावा आप देखेंगे कि डॉक्टर सीवी रमन है, तो उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो उनका नाम भी आपने ज़रूर इसमें याद करना है। तो उनका बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल। तो ऐसे और भी साइंटिस्ट हैं। एक दो साइंटिस्ट का नाम और भी आप याद कर लेना जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं। आप कोई भी जो जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आप जानते हो, कभी आपने सुना हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन आप नेट पे देख सकते हैं। तो उसके बारे में आप अपनी बुक में लिख लेना कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन। सेकेंडली आप अबाउट 10 इंटरनेशनल साइंटिस्ट, उनका नाम भी आप और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप ज़रूर कर लेना। तो उसमें कौन कौन से नाम जो है वो मेन है, तो उसमें आप आर्किमिडीज का नाम कर देना। आर्किमिडीज का नाम जो एंशियंट साइंटिस्ट है उसमें काफ़ी सम्मानित नाम लिया जाता है। तो आर्किमिडीज का नाम आप याद कर लेना। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायनेंसी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ लीवर दिया था पुराने टाइम में। इसके अलावा एक नाम और भी है जो बड़ा पॉपुलर है, आप सब ने शायद सुना होगा, वो है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियाई। तो गैलीलियो गैलीलियाई का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये भी आपने याद कर लेना है। इसके अलावा जो नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन का नाम आपको पता है कि सब जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के रूप में जो लिया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, टेलीस्कोप बनाया उन्होंने। तो इस तरह करके काफ़ी उनका नाम पॉपुलर है, तो उसको आप याद कर लेना और उनकी कंट्री ज़रूर साथ में याद कर लेना। जैसे कि आर्किमिडीज की जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो ग्रीस है, गैलीलियो इटली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सर आइजैक न्यूटन जो है वो यूके से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का नाम इसलिए पॉपुलर है कि वो जो क्रिएटिव साइंटिस्ट के रूप में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है कि वन ऑफ द, मतलब आप कहें कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव जो साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने कि बहुत सारी चीज़ों को बनाया है उन्होंने।
तो उनका नाम उसमें लिया जाता है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली उनका जो पॉपुलर है, जिसके बेस पे जनरेटर मोटर वगैरह जो बनती हैं, तो उसके बेस पे बनती है, तो उनका नाम है जो पॉपुलर है। इसके अलावा मैक्सवेल का नाम बहुत पॉपुलर है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। इसके अलावा उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन फिनोमिना को कंबाइन करके ये बताया था कि ये फिनोमिना जो इनडिफरेंट नहीं है, एक जैसे है। इसके अलावा आप एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम याद कर सकते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन भी आपको पता है कि उनका नाम किस तरह से याद किया जाता है। उनको याद किया जाता है वन ऑफ द इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, कि सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं उनमें उनका नाम दिया जाता है। और बेसिकली जो उन्होंने जो दिया कंट्रीब्यूशन था, एक तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा एक फार्मूला था, मास एनर्जी इक्वलेंस फार्मूला, वो भी उन्होंने दिया था, E = mc²। और साथ में उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। और वो बुक जो उन्होंने लिखी थी, तो वो उसके बावजूद भी कई सालों तक उस बुक के ऊपर रिसर्च चलती रही। और जैसे जैसे उस पर रिसर्च आगे बढ़ी, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों का जो है आविष्कार हुआ, जैसे कि लेजर का आविष्कार भी उन्हीं की देन माना जाता है। तो इसके अलावा और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आप इसमें कर सकते हो, याद रख सकते हो, जैसे कि हाइजेनबर्ग है। हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, तो ये नाम आप याद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट आप और भी हैं, एक दो साइंटिस्ट के नाम, जिनके नाम आप जो है इसमें याद रख सकते हो। तो उसमें आप क्रिश्चियन हाइगन का नाम दे सकते हो। उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। तो वे क्रिश्चियन हाइगन बिलोंग करते हैं हॉलैंड से। तो इस तरह करके आपने साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर लेना है। नेक्स्ट आप इसमें याद कर सकते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और उसमें कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है। तो इसमें आप एटलीस्ट 10 जो टेक्नोलॉजी हैं और उसमें जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल वो वर्क करता है, काम करता है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आप याद रख सकते हो कि स्टीम इंजन किसके ऊपर काम करता है। तो स्टीम इंजन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा रेडियो और टेलीविज़न किस पे काम करते हैं। तो रेडियो और टेलीविज़न काम करते हैं जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। इसके अलावा कंप्यूटर किस पे वर्क करता, कंप्यूटर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो वो है डिजिटल लॉजिक जो है उसके ऊपर बेस्ड है। लेजर लाइट किसके ऊपर बेस्ड है। लेजर लाइट बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा रॉकेट, रॉकेट किसके ऊपर बेस्ड है। तो रॉकेट बेस्ड है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। इसके अलावा जनरेटर, जनरेटर किसके ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है ये। एरोप्लेन बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह करके और भी आप कुछ अबाउट 10 जो हैं वो आप टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल ज़रूर याद कर लें। ये बेसिकली किस लिए है, ये आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने में भी फ़ायदा पहुंचाएगा। और आगे एग्ज़ाम्स में भी ये कभी कई कई बार पूछ लेते हैं, तो ये वहाँ भी आपको जो है काम देगा। तो इसको ज़रूर पढ़ लें। तो नेक्स्ट जो हम आज जो करने वाले हैं वो है बेसिक फोर्सेज इन नेचर। तो वैसे तो बहुत सारी जो फोर्सेज हैं नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे आपने सुना होगा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसके अलावा टेंशन फोर्स भी होती है, बायंसी फोर्स भी होती है, विस्कस फोर्स भी होती है। तो इस तरह करके मैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। तो इस तरह करके बहुत तरह की फोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। लेकिन जो साइंटिस्ट का पुराने टाइम से ही ये रहा है कि अलग अलग फोर्सेज को कंबाइन किया जाए, उनका ओरिजिन को पता किया जाए और उनकी संख्या को कम से कम किया जाए। जो जितनी भी फोर्सेज हैं उनको यूनिफाई करके और बाद में उनको कम से कम उनकी संख्या बनाई जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, तो इनको कंबाइन करके एक ही नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंट टाइप की फोर्सेज हैं। जैसे कुछ फोर्सेज हैं, जैसे अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स है, अर्थ और मून के बीच में फोर्स है, और हमारे और अर्थ के बीच में फोर्स जो एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी जो फोर्सेज है ये बेसिकली एक ही तरह की फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो अट्रैक्शन मतलब ये हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं दो पार्टिकल एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। तो दो बॉडीज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती है, ऐसा ग्रेविटेशन फोर्स में कहा गया है। एक दूसरे की तरफ जो खींचते हैं एक दूसरे को। और उन ये फोर्स होती कितनी है? ये फोर्स होती है, एक तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है फोर्स? तो ये फोर्स डिपेंड करती है बॉडी के मासेज के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द मास। दो बॉडी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है उनके मासेज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि दो बॉडीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है, तो ये जो फोर्स होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स कम होगी। ये तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। और दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो दो बॉडीज हैं उनका एक का मास अगर m1 है, एक का पास m2 है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स, जितना मास ज़्यादा होगा उन बॉडीज का उतनी फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो फोर्स है ये कम होगी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला है, F=G(mm)/r²। यहाँ पे जो G है, G इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज G? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कई बारी जब चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनको इक्वल बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फार्मूले से देख के आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर दो बॉडी का मास कम है तो उनके बीच में फोर्स कम होगी, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स उनके बीच में ज़्यादा होगी। तो इससे आपको ये पता चलता है। नेक्स्ट जो फोर्स है वो एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी टाइप की होती है, और उसको हमने फिर कंबाइन करके और एक ही नाम दे दिया है। तो नेक्स्ट जो फोर्स है, आपने देखा होगा कि दो चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होती है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे दो प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन के ऊपर आपको पता है कि प्लस चार्ज होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो कैसे दैट इज गिवन बाय, ये फोर्स भी होती है कि उनके चार्ज जो उनके ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके दोनों के जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। और ये भी जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि डिस्टेंस जो है उन पार्टिकल के बीच में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब कि पार्टिकल जितना दूर होंगे फोर्स उतनी कम होगी, लेकिन अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगी। तो इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स होती है, तो ये फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है। इसके अलावा आपने जो पीछे वाली फोर्स देखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। दोनों तरह की, मतलब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। रिपेल कब करते हैं? जब वो लाइक होते हैं, जैसे कि दोनों अगर प्लस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल। वेयर एज कि अगर वो दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट है, जैसे कि अगर एक चार्ज प्लस है और एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह करके ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की हो सकती है। वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, वो रिपल्सिव नहीं होती है। दो मास पार्टिकल, मतलब अर्थ किसी भी चीज़ को कभी रिपेल नहीं करती। वो ऐसा नहीं है कि आपको अट्रैक्ट करेगी और आपके घर की कुर्सियों को रिपेल करेगी। घर की कुर्सियों को रिपेल करते तो कुर्सियाँ तो आसमान में चली जाती ना। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है, रिपेल किसी को नहीं करती है। तो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर भी आपने देखा होगा कि पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है ना। तो जो आपने देखा होगा कि अगर नॉर्थ पोल की शायद आपने ध्यान दिया होगा
कि नॉर्थ पोल की तरफ लाते हैं तो रिपेल करते हैं वो एक दूसरे को, लेकिन अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ लाते हैं मैग्नेट्स के तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए ये दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो दो फिनोमिना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, ये दो फिनोमिना साइंटिस्ट ने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत करी थी इसके ऊपर, तो उनको पता चला कि ये दो फिनोमिना हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसलिए उनको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि क्योंकि दोनों फिनोमिना एक दूसरे से दोनों का ओरिजिन एक ही है, दोनों का ओरिजिन चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए इनको नाम दे दिया गया कंबाइंडली। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाली फोर्स थी उनको एक ही नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स जो है आपकी आम जिंदगी में आने वाली बहुत सारी फोर्सेज है, उनका नेचर यही होता है। तो अगर आप मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं या फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, या आप जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग के अंदर आपने देखा कि टेंशन होता है, क्रिएट हो जाती है स्प्रिंग को। आप किसी स्प्रिंग को जब खींचा जाता है तो उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस करती है, जो उसको वापस लाने की कोशिश करती है, या किसी रोप के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है, या बायंसी फोर्स है। बायंसी फोर्स कौन सी होती है, जैसे कि पानी के अंदर किसी चीज़ को अगर आप डुबोते हैं, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े को आप डुबोगे तो उसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगती है जिससे कि वो तैरने लग जाता है, तो वो फोर्स है चाहे। या विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स कौन सी होती है, जैसे कि कई पार्टी, जैसे कि शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो फ्लो इतना आसानी से नहीं कर पाता है, और पानी की विस्कोसिटी कम होती है तो पानी थोड़ा आसानी से फ्लो करता है। तो इस तरह करके फोर्स है। इसके अलावा सरफेस टेंशन फोर्स है, ये भी एक तरह की फोर्स होती है जो कि हम आगे 7th यूनिट में करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी फोर्सेज है। तो इन सब फोर्सेज जो हैं, इन सब का नेचर जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं ये सारी की सारी। तो इस तरह करके बेसिकली जो है फोर्स चार प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट जो तीसरे टाइप की फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स दो तरह की मानी जाती हैं, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले एटम का डिजाइन याद करना पड़ेगा कि एटम के अंदर क्या होता है। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, ये एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा कि प्रोटॉन और कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस में लाई करते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसके बावजूद वो न्यूक्लियस में रह पाते हैं। क्यों रह पाते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, उस रिपल्शन के बावजूद भी, इसलिए वो न्यूक्लियस में रह पाते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स कौन सी हुई, न्यूक्लियर फोर्स वो होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनके अंदर जो आपस में बाइंडिंग फोर्स होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स की खास बात ये होती है कि नॉन सेंट्रल होती है। नॉन सेंट्रल मतलब कि ये जो फोर्स होती है, जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि वो सेंटर की तरफ एक दूसरे को खींचते हैं, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है बॉडीज, दूसरी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इस तरह अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, वहाँ भी मैंने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं टुवर्ड देयर सेंटर, सेंटर की तरफ खींचते हैं। लेकिन ये फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, एक दूसरे को सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करते, तो इसलिए ये जो फोर्स है वो जो है नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। दूसरी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसका जो यूज होता है वो बहुत ही कम होता है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही काम करती है, इसके अलावा काम नहीं करती, और बड़े लेवल पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ मीटर की दूरी पे रखेंगे प्रोटॉन्स को तो वो एक दूसरे को न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे, ऐसा नहीं होएगा। वो सिर्फ न्यूक्लियस जितना कि 10⁻⁻15 इतनी ही रेंज होती है उसकी, 15 मीटर इतनी ही रेंज होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, और इतनी लगभग वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है। और इसकी रेंज इवन शॉर्टर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज इससे भी कम होती है।
तो ये फोर्स कब होती है? ये फोर्स सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। कब होती है? जब न्यूक्लियस के अंदर आपको शायद पता हो कि नहीं कि न्यूक्लियस, जब कभी भी न्यूक्लियस में कई बारी उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं। जब उसमें से बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो उसके साथ वो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलते हैं। तो वो जब उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह करके ये 4 तरह की फोर्स है जो नेचर में जो है वर्क करती हैं। हालांकि अब बुक में कहीं आप पढ़ोगे भी कि साइंटिस्ट ने बाद में भी कोशिश करी थी कि इन फोर्सेज को और कम किया जाए और चारों फोर्सेज की एक ही फोर्स बनाई जाए, इनका ओरिजिन पता किया जाए, और थोड़ी बहुत जो है इसमें कामयाबी मिली भी। तो इसकी जो है 1979 में ये शेल्डन गैशो और अब्दुस सलाम और स्टीव बैनबर्ग उन्होंने मिल कुछ एक अपनी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और वो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एक जैसी ही होती है, उनका ओरिजिन एक जैसा होता है। और उसको बाद में 1984 में कार्लो रूबिया और साइमन वंडरमीर इन्होंने इसको वेरीफाई भी किया एक्सपेरिमेंटली, और उस फोर्स को नाम दिया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। लेकिन अभी ये थ्योरी इतनी वो नहीं है। तो अभी बेसिकली हम यही मानते हैं, 3 तरह की फोर्स नहीं कहेंगे हम, अभी कहते हैं कि फोर्सेज जो हैं वो 4 तरह की होती है। अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये बड़ा आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे उसको बताया गया है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अगर उसको हम मान लें 100, अगर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको 1 मान लें कि वो 1 है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे 100 टाइम ज़्यादा होती है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितनी होती है? 10⁻12 टाइम स्ट्रोंगर होती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रो वीक फोर्स से 10⁻12 टाइम स्ट्रोंगर होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर होती है। तो सबसे स्ट्रोंगेस्ट कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरे नंबर पे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर होती है, ये -36 लगाना था यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे कमज़ोर कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप कहोगे लो ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतनी होती है, हमें हम दिन रात देखते हैं कि जो ऊपर से चीज़ें गिरती हैं नीचे और उसका असर तो हमें दिखता है, हर बार दिखता है। लेकिन जो दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसका असर तो हमें कहीं दिखता ही नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं कि देखो, अगर आप अपने हाथ में अभी आपने मोबाइल भी पकड़ा हुआ है ना, तो इसका बेसिक कारण यही है कि आप अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ सकते हो, तो वो जो फोर्स आप अपना हाथ से उस मोबाइल पे लगा रहे हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और आप देखो कि अर्थ जो है इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी होने के बावजूद वो आपके हाथ से मोबाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है। आप जस्ट बुक को अपने हाथ में लटका भी लेते हो कई बारी, तो देखो जो वो पकड़ की वजह से आपके हाथ में जो रहता है, वो बुक रहती है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रोंगर नहीं होती तो बुक कब की आपके हाथ से फिसल के ज़मीन पे, आप कभी भी किसी बुक को अपने हाथ में या किसी मोबाइल को अपने हाथ में नहीं पकड़ पाते। वो जब का जब ही आपके हाथ से छूट के और ज़मीन पे गिर जाता, आप कभी भी उसको अपने हाथ में होल्ड नहीं कर पाते अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रोंगर नहीं होती। और आप मोबाइल की तो छोड़िए, आप खुद ही खड़े नहीं रह पाते, आप खड़े रह पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसकी वजह से। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, ध्यान से सोचने का विषय है कि इसको जैसे जैसे आप समझोगे तो आप जानोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हर जगह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का असर जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कि ये आपको अभी तो लग रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सर्वव्याप्त है, सारी जगह है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जानोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हर जगह ही एग्जिस्ट करती है।
आपके जीवन में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसका असर जो है इतना नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्योंकि ये दो तरह की होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, और इसके अंदर पार्टिकल भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें आपके आसपास है ना, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, और ओवरऑल उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो चार्ज। और देखो इतना सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है कि हर चीज़ के ऊपर लगभग जीरो चार्ज है, हर चीज़ न्यूट्रल है, इसलिए जो उसका असर कहीं देखने को नहीं मिलता। कहीं इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में 1% का भी इनबैलेंस होता ना, तो आप धरती पर ही नहीं टिक पाते, धरती तहस नहस हो जाती शायद। तो इसलिए ये फोर्स को आप कम समझने की भूल ना करें। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो भी उसकी शॉर्ट रेंज है, उसकी लॉन्ग रेंज अगर हो जाए, वो अगर बड़े लेवल पे काम करने लग जाए, तो आपने कभी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सुना होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई तारा मर जाता है, समझ लो उसकी ज़िंदगी, उसके ऊपर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद कई स्टार्स ऐसे होते हैं, बड़े स्टार्स, वो क्या करते हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो क्या करते हैं कि छोटे हो जाते हैं, वो एकदम ब्लैक होल बन जाते हैं। इतना ज़्यादा वो एक दूसरे को अंदर की तरफ खींच लेते हैं कि वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एग्जिस्ट करने लग जाती है, और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस फोर्स की वजह से। तो ऐसे ऐसे स्टार जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर ब्लैक होल बन जाते हैं। और आपको पता है कि ब्लैक होल के पास से तो लाइट भी नहीं जा सकती है, वो लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो जो है पार्टिकल्स जो हैं वो डेंस हो जाते हैं। तो ये था बेसिकली 4 बेसिक फोर्सेस के बारे में। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं और जो उसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं, ये मैंने आपको बताया है। इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है, भी बताया है। कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव भी एक बड़ा पॉइंट है। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल को आप एक पॉइंट से ऐसे गोल चक्कर में कहीं घुमा के, मतलब कहीं भी घुमा कर वापिस अगर उसी पॉइंट पे ले आएंगे ना, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्सेज, दोनों फोर्सेज वैक्यूम में भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि मीडियम की ज़रूरत होती है इन फोर्स को एक दूसरे के ऊपर लगने के लिए, इनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी, मतलब कहाँ कहाँ ये फोर्स एक दूसरे से अलग है। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है बस 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू फिक्स है, कोई मीडियम का कहीं का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी में जो कांस्टेंट होता है, जैसे कि परमिटिविटी उसको बोलते हैं, तो वो मीडियम पे डिपेंड करती है कि दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मीडियम कैसा है। अगर मीडियम की परमिटिविटी जैसी है उसके हिसाब से वो कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के पॉइंट हैं। नेक्स्ट है इसमें कुछ कंजर्वेशन लॉ। तो नेचर के अंदर बहुत तरह के ऐसे लॉज हैं जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिनका पालन करते हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं। और ये लॉज बड़े काम के हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प, हमें ये पता है कि जो नेचर के पार्टिकल है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, वो इनका पालन करते हैं। और इसलिए हम उन कंजर्वेशन लॉ को लगा के, और बहुत बार क्या होता है कि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे लगभग 14 लॉज हैं, लेकिन 14 लॉ हम कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ लॉ क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, बारियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, पैरिटी और तो ये कंजर्वेशन लॉ हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हायर क्लासेज में, ये +2 में भी नहीं पढ़ेंगे हम। उससे आगे जो बड़ी क्लासेज हैं, आगे की क्लासेज, उसमें हम पढ़ सकते हैं इनको। तो इसको यहाँ पे इसलिए हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली जो है वो 4 कंजर्वेशन, 1 2 3 4 कंजर्वेशन लॉ को पढ़ेंगे जो फर्स्ट। और इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में जो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी पार्टिकल का मास, उसका वजन कितना है और उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो जो एक चीज़ बनती है वो बनती है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का तब कंजर्व रहता है जब उसके ऊपर बाहर से कोई बल, एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग रही हो, तब वो उसका जो है पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो टोटल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम होता है। और ये लॉ बहुत सी जगह लागू होता है, जैसे कि बंदूक से गोली चलती है या कोई बॉम्ब फटता है या कोई दीवार पे आप बॉल मारते हैं, तो ये बहुत सारे कोलिजन होते हैं उसके अंदर या बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, तो उसके अंदर ये कंजर्वेशन लॉ वैलिड रहता है। इसमें क्या होता है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है वो मोमेंटम जो है पार्टिकल्स का, वो टोटल मोमेंटम जो होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इस लॉ को आप यहाँ पे रट्टा मार लें, क्योंकि इसके बाद फिर पढ़ेंगे तो शायद फिर ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ आपने ज़रूर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। और ये क्या है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय, ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ एनर्जी को एक रूप से, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में, एक रूप से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने सुना हुआ है, हालांकि इसकी कुछ वायलेशन है, लेकिन उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल इसका पढ़ा होगा पीछे से, कि कोई बॉल होती है, बॉल को कुछ हाइट से गिराते हैं, नाइन्थ क्लास में भी ये डेरिवेशन आती है, कुछ हाइट से गिराते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे वो बॉल नीचे गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाली होती है तब उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और ऐसा और भी कई जगह आप लागू कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में फ़र्क ये है कि ये एंगुलर मोमेंटम है, मतलब कोई बॉडी गोल गोल ऐसे घूम रही है, सर्कुलर पाथ कर रही है, तो उसको हम कहेंगे, उसका जो मोमेंटम है उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो इसके अंदर देखो ये होती है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। तो जो चीज़ उसको घुमा रही है उसको हम फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको टॉर्क बोलते हैं। तो उस सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क अगर कोई बाहर से नहीं लग रही है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रही है, तो उसका जो बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो पानी में छलांग लगाते हैं ऊपर से, तो उनको आपने देखा होगा कि वो अपने पैरों को फोल्ड कर लेते हैं, तो उस टाइम उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो फैला लेते हैं अपने शरीर को तो स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह ये बेसिकली एक एग्जांपल था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इसको हम आगे 5th चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसको कुछ वर्ड याद कर लेना, और इसको याद कर लेना कि एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो होती है, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है। नाउ द फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर की कोई वायलेशन नहीं है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है कि वो सिस्टम जो बाहर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल कट है, मतलब अंदर का पार्टिकल कोई बाहर नहीं जा सकता और बाहर का पार्टिकल कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ना तो चार्ज उसमें घटता है ना चार्ज बढ़ता है। सिर्फ चार्ज क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जा सकता है, सिर्फ यही होता है। तो ये कुछ चार कंजर्वेशन लॉ थे। इन चार कंजर्वेशन लॉ को इस चैप्टर में आपने याद कर लेना है। फोर्सेज की डेफिनेशन चारों फोर्सेज की याद कर लेनी है, और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरी याद कर लेना। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी और उसके पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल को याद कर लेना। ये फिजिक्स का दूसरी साइंस से जो संबंध है इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। और ये
ये जो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, इसको भी आप पढ़ लेना। और फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेना बस। ये एक बार इसको देख लेना, ये ऐसा होता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। साइंस और फिजिक्स की डेफिनेशन को याद कर लेना।